ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ड्यूओ था, जिसे अपने ओवरवेट यानी मोटापे के कारण बहुत सारे ताने सुनने पड़े। और तो और उसे स्कूल में भी बुली होना पड़ा, जिससे उसे हमेशा बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर उसने सबसे झूठ बोला कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसका वजन बढ़ता रहता है, जिससे सबको उसके लिए बुरा फील हुआ और सब उससे हमदर्दी जताने लगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार सबको उस सच का पता चल गया कि उसने अपनी बीमारी को लेके झूठ बोला था और फिर से सब उसे बुली करने लगे। फिर एक दिन उसे एक कॉमिक बुक मिली जिसके ऑथर का नाम ब्लैक है। ये कॉमिक उसे इतनी पसंद आ गई कि वो चाहती थी कि ब्लैक से वो कम एक बार मिले। इसलिए उसने मंचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करने का दृढ़ निश्चय किया। एडमिशन वाले दिन उसने एक लड़की याओ को बुली होते देखा। दुओ को तुरंत अपना बुरा अतीत याद आया और उसने याओ को जानने का नाटक करके उसे वहां से खींच लिया। संयोग से वे दोनों एक ही डर्म रूम में थी। धन्यवाद के रूप में याओ ने डुओ को चॉकलेट कैंडी दी। डुओ बहुत खुश हुई क्योंकि उसके मोटापे के कारण उसके कभी दोस्त नहीं बने थे। याओ ने किताब द आउल एंड द स्क्विरल देखी और कहा कि लोग अफवाह करते हैं कि उसके लेखक ब्लैक ने भी यहाँ पढ़ाई की थी, लेकिन कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता। फिर भी ड्यू अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। शुएंचू पब्लिशिंग हाउस में फैन ब्लैक के पेज पर आए नकारात्मक कमेंट्स देकर बहुत गुस्से में था। ब्लैक का असली नाम चेंग है। फैन ने कहा कि अगर उसने नई किताब नहीं लिखी तो उच्च अधिकारी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। चेंग सोचने लगा, क्या वह एक भावनाहीन मशीन से भी बदतर है। उधर ड्यू एक्सुएंचू पब्लिशिंग हाउस पहुंची और ब्लैक से मिलने की कोशिश की। चेंग बाहर आया। डो ने झूठ बोला कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है ताकि वह एडिटर इन चीफ फैन से मिल सके। चेंग ने उसे झूठी समझा और ठंडेपन से वहां से चला गया। डू स्टाफ से पूछने ही वाली थी, तभी उसने संयोग से सुना कि बीओ भी एडिटर इन चीफ फैन से मिलने आया है। वह चुपचाप उसके पीछे चली, लेकिन स्टाफ ने उसे वापस बुला लिया। स्टाफ फोन पर व्यस्त था तो ड्यूओ तुरंत बो के पीछे भागी। वह बीओ को पकड़ लेती है जो आउल का सिर पहने हुए था और उसने फैन को कहते सुना कि वह अपने छोटे भाई को पार्ट 3 की पांडुलिपि गुप्त रखने को कह रहा है। डो ने तुरंत समझ लिया कि बो ही ब्लैक है। फिर वह बीच से गुजर रही थी और उसकी मुलाकात चीफ एडिटर से हो गई। उसने सोचा वह दुखी है क्योंकि स्टाफ ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। उसे याद आया ब्लैक ने एक बार कहा था कि इंसान 41 बार असफल होने के बाद सफल होता है और उसने ब्लैक को 42वें प्रयास में एक्सपर्ट बनते देखा था। चंग ने देखा कि ड्यूओ अब भी खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बता रही है तो उसने उसे फ्रॉड कहा और उसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फी मांगी। डुओ उसका टैंजरीन उठाकर ले गई। चंग ने डुओ का पोर्ट्रेट स्केच किया और उसे झूठी नाम दिया। डॉर्म वापस आकर डुओ की मुलाकात एक सीनियर हेरोई से हुई। उसने सीनियर की बातें सुनी। सीनियर ने बो को कॉल किया और कबूल किया कि वह उसे बहुत एडमायर करती है। हेरोई ने कहा कि वो स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च टॉपिक पर काम कर रहा है। फ्रेशमैन फेस्टिवल के दौरान डो को कॉमिक बुक क्लब नहीं मिला। उसने सीनियर से पूछा और पता चला कि कॉमिक बुक क्लब बंद होने वाला है। डो तुरंत क्लब ऑफिस भागी। अचानक उसका सामना उसी बदमाश से हुआ जिसने उस दिन याओ को बुली किया था। वह बॉक्सिंग क्लब का हेड था वाइक्वान और कॉमिक क्लब का कमरा छीनना चाहता था। वो आया और उसने वाइक्वान से कहा कि वह यूथ यूनियन ऑफिस के फैसले का इंतजार करे। कॉमिक क्लब के एक सदस्य यन ने कहा कि चेंग स्पॉन्सरशिप लाने वाला है। ईचेंग को विश्वास नहीं था कि कोई एक बेवकूफ कॉमिक के लिए पैसे देगा। चेंग ने ड्राइंग छोड़कर यांग के साथ मिलकर इक्वन से लड़ाई की। इक्वन और उसका गैंग बाहर गया। दो चुपके से अंदर आई और उसने जमीन पर आउल की ड्राइंग देखी। उसने जोर देकर कहा कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा और खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताया। वह क्लब की मदद करने आई थी साबित करने के लिए। उसने ब्लैक की स्केच दिखाई। वो ने एडिटर ऑफिस में मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी, इसलिए इक्वन को डुओ की पहचान माननी पड़ी और वाइक्वान और उसका गैंग वहां से चला गया। पहली कक्षा में टीचर ने चेंग को टीचिंग असिस्टेंट बनाया। उसे छात्रों को समझाना था कि साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कैसे जुड़े हैं। चेंग ने देखा कि डुओ अपने फोन को घूर रही है। उसने उसे खड़ा होकर फोटो में क्या देखा बताने को कहा। ड्यू ने बताया कि बो के थोड़े लाल गाल शायद अत्यधिक काम और असंतुलित डाइट की वजह से है। साथ ही उसमें स्ट्रॉन्ग यंग और वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखने में वह मजबूत है लेकिन वह ठीक से संभल नहीं पाता। उसमें पर्याप्त रक्त और ऊर्जा नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उसे काम और आराम का संतुलन चाहिए और वक्त मिलने पर ताई ची का अभ्यास करना चाहिए। डो के बगल में बैठी याओ उसे बहुत एडमायर करने लगी। असल में डुओ बचपन से ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि रखती थी। डो का बीमारी का निदान वाला वीडियो स्कूल फोरम पर वायरल हो गया। छात्रों ने उसे पारंपरिक चिकित्सा की संत कहना शुरू कर दिया। डो फिर से सबका ध्यान आकर्षित करने लगी, लेकिन इस बार लोग उसे पसंद करते थे। फिर ड्यूओ साइकोलॉजिस्ट के पास गई। वह बायोलॉजी रूम में ब्लैक को ढूंढने गई। वहाँ उसकी मुलाकात फिर चेंग से हुई और उसने सुना कि बो वहाँ नहीं है। वह जाने ही वाली थी कि अचानक उसने नीला आसमान देखा, वही दृश्य जो
आउल के घर वाली सीन जैसा था। चेंग ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन उसे याद आया कि उसे लाइव एक्सपेरिमेंट करना है। उसे पता था कि ड्यू ब्लैक की असिस्टेंट नहीं है, तो उसने सोचा कि यह मौका है उसे लाइव टेस्ट देने का। जब उपकरण लगा दिए गए, चेंग ने डो से कुछ पर्सनल जानकारी पूछनी शुरू की। जब उसने पूछा क्या उसने कई बार झूठ बोला है, डो की हार्ट रेट बढ़ने लगी। चेंग को लगा शायद वह सच नहीं बोल रही। वह सोचने लगा कौन सी चीज ड्यू को झूठ बोलना छोड़ने पर मजबूर करती है। डो ने ईमानदारी से जवाब दिया कि वह ब्लैक की कॉमिक्स थी। जब वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी, ब्लैक की कॉमिक्स ने उसे सकारात्मक ऊर्जा दी। चेंग ने कहा कि ब्लैक अब उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ड्यू को विश्वास था कि वह सिर्फ कठिन समय से गुजर रहा है और जल्द उभर आएगा। भले ही ब्लैक अब ड्राइंग करना पसंद न करे, वह फिर भी उसका समर्थन करेगी क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती है। वह दुनिया में उसकी पसंदीदा व्यक्ति है। इसके अलावा फेंग ने भी चेंग को सलाह दी कि वह ब्लैक की पहचान का उपयोग करके इंटर स्कूल कॉमिक एग्जीबिशन में भाग ले। चेंग को पता चला कि कॉमिक क्लब के पुराने सदस्य काफी पहले बिखर चुके थे और अब सिर्फ 4 अकेले लड़के बचे थे। यंग ने घोषणा की कि उन्होंने अभी अभी एक महत्वपूर्ण सदस्य भर्ती किया है जो ब्लैक की असिस्टेंट है। सदस्यों की आंखों में उम्मीद देखकर चेंग कुछ भी कह नहीं पाया जो उन्हें निराश करे। यंग क्लब का इतिहास बताने लगा किस तरह चेंग के आने के बाद ब्लैक की कॉमिक्स में मानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के दृश्य आने लगे और अफवाह फैली कि ब्लैक वहीं छिपा है, तो लोग क्लब में शामिल होने दौड़ पड़े। लेकिन एक साल पहले ब्लैक ने अपडेट्स बंद कर दी, जिससे क्लब के सदस्य धीरे धीरे कम होते गए। चेंग ने याद दिलाया कि क्लब को जारी रखने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की जरूरत है। दो ने निश्चय किया कि वह क्लब को उसकी पुरानी चमक दिलाएगी। उसका यह संकल्प देखकर सदस्य भावुक होकर रो पड़े। दो बो से मिलने गई, जिसने उससे पूछा कि क्या वह गुस्सा है क्योंकि उसने मान लिया था कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है। बो ने जवाब दिया कि वह उसे दोष नहीं देता क्योंकि वह सिर्फ सामने आई समस्या को हल करना चाहती थी। उसने देखा कि वह एक्सचेंज पार्टी की तैयारी कर रहा था और उसे क्लब के लिए एक नया आइडिया आया। दो ने एक्सचेंज पार्टी में नए सदस्यों को आकर्षित करने की योजना पर चर्चा की। यंग विरोध करने वाला ही था, लेकिन जब उसे पता चला कि याओ भी एक्सचेंज में आएगी तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और उत्साह से हिस्सा लेने लगा। चेंग भाग लेना नहीं चाहता था, तो क्लब के सदस्य उसे मनाने पहुंच गए। स्टूडेंट एक्सचेंज पार्टी समुद्र किनारे आयोजित की गई थी। हर प्रतिभागी एक ब्रेसलेट पहनता जो हार्टबीट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता था। जब यांग ने याओ को देखा, उसका ब्रेसलेट लगातार चमकने लगा। उसने उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ताकि वह उस लड़की के साथ थोड़ी शांति का आनंद ले सके जो उसे पसंद थी। इधर बो ने चेन से पूछा क्या उसे शोध विषय मिल गया है। तभी ड्यू वहाँ चली आई। वह नेवी ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बो और चेन दोनों उसे देख रहे थे। उसने सबको बुलाया ताकि वे उसे और उसकी सीनियर की परफॉर्मेंस देख सके। हेरोई ड्रामा क्लब की सदस्य थी। उसने धोखा खाई हुई लड़की का किरदार निभाया। उसका प्रेमी किरदार भी बहुत अच्छा निभाया गया था। नाटक खत्म होने पर उसने चैन की ओर देखा, लेकिन चैन की निगाहें केवल ड्यूओ पर थीं। एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रहा। बो ने एक गेम आयोजित किया जिसका नाम था वाइब्रेशन सिग्नल। दो ने अपने टीममेट्स को इशारा किया कि वे नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी खूबियां दिखाए। उसने खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताकर फैंस को क्लब में शामिल होने के लिए बुलाया। वो अचानक ड्यू से बात करने आया। उसने उससे पूछा क्या उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने उसका दिल तेज धड़काया हो। जब बो ने अपने ब्रेसलेट को तेज कंपन करते महसूस किया, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और बहाना बनाया कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न है। उसने रेस्टरूम जाने की अनुमति मांगी। उधर हेरोई ने चेंग से बात शुरू की। पता चला कि वे साइकोलॉजी के तीसरे साल में कक्षा के साथी थे। चेंग हेरोई में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसकी नजरें लगातार ड्यूओ पर थीं। जब चेंग ने देखा कि एक और लड़का ड्यूओ को वीचैट पर जोड़ना चाहता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसकी जगह ले ली। दो ने प्रक्रिया के अनुसार उसे वह सवाल किया, क्या उसके मन में किसी के लिए भावनाएं हैं। उसने कहा कि वह अपनी पसंद की किसी चीज को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कर सकता है जिसे वह पसंद करता हो। उदाहरण के लिए उसे कॉमिक्स पसंद है और उसे ब्लैक जैसा कोई पसंद है। चेंग के ब्रेसलेट ने अचानक उसकी तेज धड़कन पर प्रतिक्रिया दी। कुछ टेबल दूर यांग का ब्रेसलेट भी लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वह याओ के सामने बैठा था। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि ब्रेसलेट को उठाकर ऑरेंज जूस के गिलास में फेंक दिया। अगली एक्टिविटी दो लोगों की एक टांग वाली दौड़ थी। यम भाग्यशाली था क्योंकि वह याओ की टीम में आया जबकि हेरुई की चिट्ठी वो की टीम में निकली। चेंग थोड़ा घबरा गया जब उसे ड्यूओ के साथ बांधा गया। जब चेंग ने ड्यूओ की स्पोर्ट्स स्किल्स पर कटाक्ष किया तो ड्यूओ ने बताया कि वह ब्लैक के ऑफिस तक 6 किलोमीटर दौड़ चुकी है। उसने चेंग से कहा कि एक बार स्लोगन सुनकर प्रैक्टिस करे, लेकिन चेंग के
कदम उठाने से पहले ही डुओ गिर पड़ी। सीटी बजने पर चेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचा। जब सामने वाली जोड़ी पर गेंद गिरती दिखी तो डुओ ने उन्हें चेतावनी देने के लिए छलांग लगा दी। जब वह जागी सब कुछ धुंधला था। वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाई। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। वह डर गई और मदद के लिए आवाज दी। चेंग ने अचानक पर्दे खींचे और उसे याद दिलाया कि देर रात चिल्लाना नहीं चाहिए। डुओ ने माफी मांगी और उसे अच्छी फुट ऑर्नामेंट खरीद कर देने का वादा किया। अगले दिन डुओ अपनी छोटों को देख रो रही थी। जब उसने चेंग को शिकायत करते सुना तो उसने पूछा कि वह और कैसे इसका बदला चुकाए। चेंग चाहता था कि वह उसकी गिनी पिग बने, लेकिन डुओ ने गलत समझा कि उसकी नीयत खराब है। डुओ ने देखा कि चेंग को चलने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसकी सहारा बनने और लैब रेट बनने के लिए हामी भर दी। चेंग ने डुओ की शर्म कम करने के लिए उसका सिर पकड़कर सहारा दिया। बाथरूम में चेंग को उसकी माँ का कॉल आया। वह उसे माफी दे रही थी क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त रहती थी। बाथरूम से लौटने के बाद डुओ फिर उसकी बैसाखी की तरह बनी रही। उसने उसे सलाह दी कि लैब रेट के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अचानक डुओ के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उसकी बांह टूटी है और चेंग की टांग, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चेंग के मानते ही डुओ ने कहा कि वह उसकी बैसाखी बनी रहेगी। कमरे में वापस जाकर उसने उसे केला छीलने को कहा। चेंग ने वैसा ही किया और पूरा केला डुओ के मुंह में डाल दिया। उधर होमरूम टीचर ने डुओ को डांटा क्योंकि उसने सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा कई छात्रों ने शिकायत की कि कॉमिक बुक क्लब ने एक्सचेंज पार्टी का इस्तेमाल सदस्यों को भर्ती करने के लिए किया। टीचर ने कहा कि वह बीओ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा अहम पद नहीं छोड़ सकता। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उसने फिर कहा कि वह बो पर भरोसा नहीं कर सकता। अस्पताल में डुओ एक संतरा खाना चाहती थी। चेंग ने अंदाजा लगाया कि डुओ भूखी है तो उसने उससे कहा कि वह कोई डिश चुन ले। जब डुओ तय नहीं कर पाई तो उसने उसके लिए पिग स्ट्रॉटर सूप ऑर्डर कर दिया ताकि उसे पोषण मिले। खाना आने का इंतजार करते हुए चेंग ने टैंजरीन्स छीली, लेकिन उसने उन्हें डुओ को नहीं खिलाया। आखिरकार खाना आ गया। चेंग को शौक से खाते देख डुओ ने कहा कि वह भी उसे एक टुकड़ा खिलाए। उसने पूछा क्या उसे इतना मांस खाने से मोटा होने का डर नहीं लगता। चेंग ने कहा कि मोटा होना ठीक है जब तक इंसान स्वस्थ हो। यह सुनकर डुओ भावुक हो गई। उसने चेंग को अपने चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते देखा। उसी समय उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रगड़े। बो ने कहा कि स्टूडेंट एसोसिएशन बहुत अनुचित है, इसलिए वह अब उसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डुओ को रोते देख चेंग ने सलाह दी कि वह इतना दुखी न हो क्योंकि क्लब सिर्फ एक पद है। लेकिन डुओ को समूह की मेहनत पर तरस आया। इसके अलावा ब्लैक भी इसे लेकर परेशान होगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कॉमिक बुक क्लब बंद हो जाए। उसे याद आया कि ब्लैक ने कहा था सिर्फ वही लोग हार मानने का अधिकार रखते हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की हो। डुओ इस पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने कहा कि वे ब्लैक के फैंस के लिए कॉमिक क्लब को फिर से बनाएंगे। उस रात चेंग चुपके से क्लब ऑफिस लौट आया। अगली सुबह ऑनलाइन कम्युनिटी में हड़कंप मच गया क्योंकि ब्लैक वापस आ गया था। चेंग देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन डुओ नहीं जागी। उसने जोर से आवाजें की, लेकिन वह फिर भी नहीं उठी। आखिरकार उसने कहा कि ब्लैक ने नया स्टेटस डाला है। यह सुनते ही डुओ जाग गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि ब्लैक सीजन 3 पर काम कर रहा है। डुओ इतनी उत्साहित हुई कि वह बिस्तर पर कूदने लगी। कॉमिक क्लब ऑफिस में यंग ने बुलेटिन बोर्ड पर नई ड्राइंग देखी। डुओ यह खबर सुनकर भावुक हो गई। वह खुशी से फिर बिस्तर पर कूदी क्योंकि वह ब्लैक की ड्राइंग स्टाइल थी। कई लड़कियां क्लब में नाम लिखाने आ गईं। डुओ ने चेंग से कहा कि वह ब्लैक का शुक्रिया अदा करे। चेंग ने याद दिलाया कि डुओ ने अभी तक उसके बाल बांधने के लिए धन्यवाद नहीं किया। तभी इख्वान बो को खींच कर लाया। वह चाहता था कि बीओ कॉमिक क्लब को हटवा दे। डुओ ने सोचा कि उनके पास अभी एक दिन है हालात बदलने का। उसने देखा इख्वान आ रहा था पर चेंग उसके सामने खड़ा हो गया। यंग तुरंत याओ को क्लब में लेकर आया जिससे सदस्यों की संख्या 10 हो गई। इख्वान को अपने दोस्तों से पीछे हटने को कहना पड़ा। डुओ ने 5 नए सदस्यों का धन्यवाद किया और चेंग को बुलाया। फैन ने उसे ऑटो अपडेटिंग सोशल मीडिया स्टेटस पर डांटा। उसने याद दिलाया कि उसका एडिटर ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्यार लिखने की प्रेरणा देता है तो उसने कहा कि वह कोशिश कर सकता है। डुओ ने बो को बाहर खाने के लिए बुलाया। डुओ ने उसे क्लब नहीं बिखारने के लिए धन्यवाद कहा। उसके कारण ही सबने कॉमिक्स के प्रति फिर से प्यार खोज लिया था। बो ने कहा कि वह ब्लैक नहीं है, पर डुओ ने सोचा कि वह अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता। बो ने डुओ को खिलाया, फिर भी कहीं से चेंग आ गया और उसे छीन लिया। उसने बहाना बनाया कि उसकी टांग में दर्द है, इसलिए वह अपना खाना नहीं ले सकता। उसने मौका लेकर डुओ को बोन और जॉइंट सप्लीमेंट्स की एक बोतल दे दी। चेंग जब अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा कि वह काफी जल्दी ठीक हो रहा है। फिर भी उसने डॉक्टर से कहा कि वह कुछ और दिन पट्टी पहनकर रखे। इसी बीच डुओ ने अपने हाथों की आजादी का आनंद लिया। जब चेंग बाहर गया और उसे देखा तो चेंग तुरंत दिखावा करने लगा, चलने में दिक्कत होने का नाटक किया। उसने डुओ को ही दोष दिया
कि उसने उसकी टांग को चोट पहुंचाई और सोचा कि उसे तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। जब वह लाइब्रेरी पहुंचा, चेंग ने किताब का कोड भेजा और डुओ से कहा कि वह उसके लिए ले आए। हेरुई दोनों को देख चुकी थी। डुओ ने फिर हिरुई से कहा कि वह चेंग का ख्याल रख ले जबकि वह व्यस्त रहेगी। चेंग को याद आया कि डुओ के पास फिलहाल कोई क्लास नहीं थी। वह बताती है कि वह पढ़ाई में व्यस्त है और चेंग को अच्छे इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रही है। तभी चेंग को काम का मैसेज आया तो उसने पहले जाने का आग्रह किया। हेरुई को 2 साल पहले की बात याद आई जब वह अपनी किताबें लेने चढ़ रही थी। अनजाने में किसी ने उसकी तस्वीर ले ली थी। चेंग ने उसका बचाव किया और अपना जैकेट उधार दे दिया था। उस पल से हेरुई चेंग को भूल नहीं पाई। इधर होमरूम टीचर के पास अपने 2 सबसे अच्छे छात्रों की अपॉइंटमेंट थी। टीचर ने सुना कि उन्होंने अभी एक रिसर्च सब्जेक्ट ढूंढ लिया है। बो ने जल्दी से बताया कि उनकी ग्रुप कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। चेंग ने पहले की अपॉइंटमेंट के लिए माफी मांगी। होमरूम टीचर को नहीं पता था कि दोनों छात्रों ने किताब कैसे बांटी। चेंग बॉयज डॉर्म में डुओ का इंतजार कर रहा था। डुओ ने उसे हड्डियों और जोड़ों की चाइनीज मेडिसिन दी थी और उसने मेडिसिन पैकेट के पीछे यूजेस ध्यान से समझाया था। चेंग जब डॉर्म लौटा, उसने डुओ के ब्लैक को भेजे मैसेज ढूंढे। उनके कई संदेश पढ़ने के बाद उसने अंततः धन्यवाद का जवाब दिया। वह ऑनलाइन जाकर प्यार साइकोलॉजी टेस्ट करने का निर्णय करता है। अगले दिन ड्यू चेन को पारिवारिक दवा देने के लिए इंतजार कर रही थी। चेंग ने उसे लगभग गिरते देखा और स्वाभाविक रूप से मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी टांग ठीक हो चुकी है और उसे यह गुस्सा आया कि उसने उसके सामने ऐसे अभिनय की हिम्मत कैसे की। तभी बो आ गया और डुओ से एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा। चेंग ने उसे याद दिलाया कि उसने जांघंदर बना बनने का वादा किया था, गुइनिया पिग। बो ने चेंग के साथ टेनिस मैच खेलने की इच्छा जताई, निर्णय के लिए कि डुओ किसके साथ रहेगी। डुओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर चेंग ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। स्कोर 6 से 7 बीओ के पक्ष में गया। आखिरकार अंतिम गेम में दोनों बराबरी पर थे। चेंग ठोकर खा गया और हार गया। अंतिम गेंद पर डुओ ने चिंता भरे स्वर में उसे डांटा कि वह सुन नहीं रहा। चेंग को टेस्ट सब्जेक्ट बीओ को सौंपना पड़ा, लेकिन डुओ ने चेंग की जांच करना चाहा। उसने नरमाई से उसकी टांग की मालिश की पर लगातार उसे डांटती रही। चेंग ने सबको ड्रिंक ऑफर की और वह सुविधा से डुओ से एक्सपेरिमेंट कराने को कहा। उसके सवाल सब उसके शौक और प्यार के कॉन्सेप्ट पर थे। घंटी बजते ही डुओ बहाना बनाकर बो को ढूंढने चली गई। संयोगवश वह उसे कॉफी शॉप में मिली। चेंग ईर्ष्यावश रहा और रोका नहीं रहना चाहता। लाइब्रेरी लौटकर चेंग ने डुओ के जवाबों के आधार पर एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण किया, पर वह उसे वैसा नहीं देख पाया जैसा उसने कल्पना किया था। डुओ अपनी कमजोरी को एक मजबूत खोल में छिपाए रखती थी। उसे अपने आसपास के लोगों से समझ और सहनशीलता की बड़ी जरूरत थी। चेंग अचानक डुओ का एक पोर्ट्रेट स्केच करने लगा। उसने उसकी हर नजर को याद किया और अनायास ही इंस्पिरेशन की लहर उसके भीतर उठी। स्केच पूरा करने के बाद उसने उसे फोटो लेकर अपने फैंस के साथ शेयर किया। इसी बीच डुओ को ब्लैक के नए पोस्ट की नोटिफिकेशन मिली। उसी समय बो उसके फोन पकड़ रहे थे, पर उसने देखा कि ब्लैक के दाहिने हाथ पर एक मोल है जबकि बो लेफ्ट हैंड था। जब वह लैब पहुंची, डुओ ने महसूस किया कि वह बीओ का अकेला सब्जेक्ट नहीं थी। उसने एक्यूरेसी के लिए कई क्लासमेट्स को टेस्ट में बुलाया था। जब डुओ ने प्रश्नों को पढ़ा, उसके दर्दनाक अतीत की यादें अनायास ही लौट आईं। डुओ को हल्का सा सिरदर्द हुआ। उसने सोचा कि लोग अक्सर पुराने झूठों को छिपाने के लिए नए झूठ बोलते हैं। जब डुओ सबसे ज्यादा परेशान थी, चेंग आया और उसे बाहर खींचकर ले गया। चेंग ने सोचा कि टेस्ट सब्जेक्ट में तीव्र प्रतिक्रिया आ सकती है। अगर उसे असहज लगे तो वह कभी भी एक्सपेरिमेंट रोकने की मांग कर सकती थी। उसने बीओ को अनप्रोफेशनल कहकर डांटा कि उसने डुओ की रिएक्शन डिटेक्ट नहीं की। जब उसने ड्यू की उसे डिफेंड करते सुना, उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, फिर गुस्से में बाहर चला गया। डुओ वापस डॉर्म लौट आई। उसने याओ को बताया कि चेंग ने उसे लैब से बाहर खींचा। याओ ने डुओ से पूछा, क्या उसके मन में चेंग के लिए भावनाएं हैं? डुओ ने इनकार किया, पर याओ फिर भी मानती है कि उसके दिल में चेंग के लिए कुछ है। वह यह भी सोचती है कि चेंग को डुओ पसंद है। इधर यांग भी पक्का मानता है कि उसका दोस्त डुओ के लिए भावनाएं रखता है। चेंग डुओ को सिर्फ अपना टेस्ट सब्जेक्ट समझता रहा, जबकि यांग अपने सबसे अच्छे दोस्त को डुओ को गर्लफ्रेंड बनाने की हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। चेंग ने फैन को मैसेज किया और क्लब को कॉलेज कॉमिक एग्जीबिशन में ले जाने का निर्णय किया। अगले दिन चेंग ने मेंबर्स को बताया कि उसने क्लब के लिए एग्जीबिशन में जगह सुनिश्चित कर ली है। अगर वे फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं तो फंडिंग की समस्या अस्थायी रूप से हल हो जाएगी। यांग ने कॉस्प्ले का आइडिया सुझाया, पर उसे लगा कि यह क्रिएटिविटी में थोड़ा कम है। एक छात्र हुआडाओ ने डुओ से कहा कि वह ब्लैक को आमंत्रित करे, पर चेंग ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि ब्लैक बहुत व्यस्त है और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। याओ ने नया आइडिया दिया। उसने कहा, डुओ ब्लैक के कुछ स्केचेस लेकर आए ताकि उन्हें एग्जीबिशन में प्रदर्शित
किया जा सके। डुओ ने ब्लैक को ढूंढने का वादा किया। फिर उसने बो से मिलने का टाइम सेट किया और बोला कि क्या वह उसे ब्लैक के 2 पन्नों के स्केचेस उधार दे सकता है। डुओ ने वादा किया कि वह सीजन 3 की सामग्री उजागर नहीं करेगी, उसे बस डिस्कार्डेड स्केचेस चाहिए। बो इनकार करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सच बताना चाहता था पर झिझक के बाद मना कर दिया। अंततः उसे डुओ की ऑफर स्वीकार करनी पड़ी। बो अपनी बहन से मदद मांगने गया। जब फैन को पता चला कि उसके छोटे भाई ने ब्लैक के 2 स्केचेस उधार मांगे हैं तो वह तुरंत सोच में पड़ गई कि क्यों। बो ने समझाया कि वह क्लब की मदद करना चाहता है, पर फैन ने पूछा क्या यह किसी लड़कियों के सामने दिखावा करने के लिए है। पर फैन सिद्धांतों वाली थी, इसलिए वह अपने भाई की मदद नहीं कर पाई। ठीक उसी समय फैन असिस्टेंट एडिटर से मिली जो नष्ट किए जाने वाले दस्तावेज ले जा रहा था। बो ने दी आउल एंड द स्क्विरल की मैन्युस्क्रिप्ट देख ली थी, इसलिए वह दिखावे के तौर पर उस दस्तावेज को नष्ट करने में मदद करने का नाटक कर गया मैन्युस्क्रिप्ट लेने के लिए। डोरम में डुओ ने अपनी दोस्तों से पूछा कि अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कौन से कपड़े पहनना सही रहेगा। उसने बताया कि बियो को 2 टिकट मिले हैं ताकि वह उसके साथ जा सके। उसी समय याओ को यान का फोन आया, वही लड़का जो उसके और उसकी दोस्तों के लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीदता था। याओ ने बताया कि उसने अभी अभी डुओ के लिए बो के साथ मनोरंजन पार्क जाने के लिए एक ड्रेस चुन ली है। यह सुनते ही यन जल्दी से गया और चांग को इन्फॉर्म किया। अगली सुबह जल्दी ड्यू पार्क के गेट पर थी। बो आया और उसे क्लॉ मशीन खेलने ले गया क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। वह एडवेंचर गेम्स में भाग लेने की हिम्मत नहीं करता था। डो एक एक्सेसरी शॉप में रुकी, तभी बो को उसके टीचर का फोन आया। टीचर ने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चुनाव की बात की। बो ड्यू को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ड्यूओ ने उसे कहा कि वह पहले महत्वपूर्ण काम निपटा ले। डो को लगा कि उसे बस स्टूडेंट काउंसिल और कॉमिक्स की परवाह है। तभी चेंग उसके पास आ गया और उसे पिछली रात की बात याद आई। यंग दौड़कर डुओ को बताने आया था कि बो डुओ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाला है। चंग ने पहले ही कहा था कि वह डुओ के साथ डेट पर जाएगा, लेकिन यंग ने समझाया कि डेटिंग का मतलब है पहली नजर में प्यार और फिर जीवन भर हाथ पकड़े चलना। हालांकि चांग ने दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह डुओ से भी पहले पार्क पहुंच गया था। वह चुपके से दाखिले से लेकर क्रेने गेम तक डू और बो के पीछे पीछे चलता रहा। जब डुओ और बो वहां से चले, चंग खुद क्रेने मशीन के पास गया और वह स्टफ्ड ओवल निकाल लिया जो ड्यू को पसंद था। इसके बाद चांग ने देखा कि बो पहले जा चुका है तो वह ड्यूओ का पीछा करता रहा। डुओ ने अपनी शानदार आर्चरी स्किल्स से स्टफ्ड स्क्विरल जीत लिया। उसे लगा कि चांग ब्लैक के बारे में ब्लैक से भी ज्यादा जानता है, इसलिए उसने फैसला किया कि स्क्विरल उसे ही दे दे। चांग ने कोई शिष्टता नहीं दिखाई, फिर भी उसे स्क्वायर लड़की डो के हाथों से छीनने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब वे दोनों रेसिंग हाउस पहुंचे, चांग ने बताया कि वह ड्यूओ को क्लब का उपाध्यक्ष नामांकित करेगा। उसने इनॉग्रेशन गिफ्ट के रूप में उसे आवल दिया क्योंकि वह सोचता था कि वह और ब्लैक दोनों डो की मेहनत देख सकते हैं। डो हैरान रह गई और कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। चंग जानता था कि वह मन ही मन बहुत खुश है। फिर उसने ड्यू को मौका दिया कि वह कार की स्पीड पकड़ने की कोशिश करे। डो को अचानक थ्रिल राइड्स खेलने का साथी मिल गया। फेरिस व्हील पर चंग परेशान था क्योंकि उसके पास सेफ्टी हार्नेस नहीं था। डो ने उसे चिढ़ाने के लिए अचानक झटका दिया। उसी समय उसने चेंग के दाहिने हाथ पर एक तिल देखा और कहा कि ब्लैक के हाथ पर भी ऐसा ही तिल है। चांग ने तुरंत कहा कि बहुत से लोगों के ऐसे तिल होते हैं और तुरंत विषय बदलकर बाहरी फायरवर्क्स पर ले आया। फटाकों की रोशनी में चांग बस डो की मुस्कान देखता रहा। उसने उसे ऑल बॉय उधार लिया और ड्यू ने स्क्विरल गर्ल पकड़े रखा। चांग सोचने लगा क्या उसकी कहानी सच हो रही है। उस रात बो कार के सामने डुओ का इंतजार करता रहा। वह बोला मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, और उसे एक कैंडी दी। डो के बिखरे बाल देखकर उसने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई क्योंकि उसने बाल नहीं धोए थे। वो दिन की घटनाओं से खुद को दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ड्यू को एक और डेट पर बुलाने का मन बनाया। तभी याओ का फोन आया। गर्ल्स टर्म बंद होने वाला था। चंग को डो के साथ उसकी तस्वीर मिली और उसने हर तस्वीर अपने फोन में सावधानी से सेव की। अगले दिन याओ ने डुओ को जगाया और पता चला कि डुओ स्कूल की सोशल मीडिया पर सबका केंद्र बन चुकी है। पता चला किसी ने चुपके से उसकी तस्वीरें ली थी, पहले चांग के साथ मनोरंजन पार्क में, फिर वापस आने पर स्टूडेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष बो के साथ उसके करीबी पलों की। क्लास में डू अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाई और स्कूल फोरम पर गई। वहाँ लोगों ने बहुत से नकारात्मक कमेंट्स छोड़े थे, यहाँ तक कि उन्होंने वोटिंग शुरू कर दी कि डुओ किसकी होनी चाहिए। स्कूल के बाद डुओ चांग से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह गलती से बियो से टकरा गई। बो ने उससे माफी मांगी क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीराइट थी और वह उसे दे नहीं सकता था। डुओ ने उसे दोष नहीं दिया, बस उसे चेताया कि हॉट सर्च पर आने से बचना। बो को कुछ समझ नहीं आया और वह फोरम पर गया। तभी उसे पता चला कि चांग ने उसकी जगह ले ली है। उधर चून को भी इस घटना का पता चला। यंग ने कहा कि चांग और बो स्कूल के 2 मेल आइडल्स जैसे हैं,
डुओ का दोनों से जुड़ा होना उसे स्कूल में शांतिपूर्वक जीने नहीं देगा। याओ ने कहा कि डुओ बहुत दुखी है और किसी से मिलना भी नहीं चाहती। चंग चिंतित हुआ। उसने डुओ को मैसेज किया लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। असल में दो कमरे में थी, वह कॉमिक्स पढ़ रही थी। तभी उसे चेंग का मैसेज मिला। उसने बताया कि उसने ब्लैक का मैन्युस्क्रिप्ट ले लिया है और क्लब की ओर दौड़ रहा है। डुओ अपने आइडल की ड्राइंग देखकर खुश हुई और उसने अनुमान लगाया कि पिछली रात चैंग इसी डिस्कार्डेड ड्राइंग को लेने कॉमिक क्लब गया था। जब चैंग ने उससे सोशल मीडिया की घटना के बारे में पूछा, डुओ ने अभिनय करने की कोशिश की लेकिन चैंग के सामने वह नहीं कर पाई। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि वह ऐसी टैंजरीन है जिसे सार्वजनिक राय अभी खाने वाली है। चैंग ने कहा कि ब्लैक ने एक बार एक चैप्टर लिखा था जिसमें एक साथी इंसान आउल बॉय और स्क्विरल गर्ल की दोस्ती खोजता है। उसका अर्थ था कि दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी सबका प्रिय नहीं बन सकता। आउल बॉय को सिर्फ एक साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो और सारी क्रूरता से लड़ सके। डुओ यह बात समझती थी लेकिन उसके लिए ऐसा करना कठिन था। बुरे शब्द परछाई की तरह हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। डुओ जानती थी कि उसे कायर नहीं होना चाहिए, फिर भी उसका मन चाहता था कि वह शुतुरमुर्ग बनकर सबसे दूर भाग जाए। वह कायर नहीं होना चाहती थी लेकिन वह भाग जाना चाहती थी। चैंग ने उसे रोका और कहा कि वह उसके साथ उसका शुतुरमुर्ग बनेगा। जब डुओ बाहर निकली तो पाया कि दरवाजा बंद था और संयोग से दोनों के फोन बंद पड़ चुके थे। चैंग उसे ऑफिस वापस ले गया और उसे एकमात्र कंबल दे दिया। चैंग को एक्सचेंज मीटिंग के लिए पोस्टर पूरा करना था, इसलिए उसने डुओ को शुभ रात्रि कहा। डुओ ने चैंग को मेहनत करते देखा और उसने उसके साथ बैठने का फैसला किया। जब वह झुकी, चैंग ने तुरंत उसका चेहरा थाम लिया लेकिन डुओ सिर्फ मेज पर थोड़ी देर सोना चाहती थी। चैंग ने उसे धीरे से कंबल ओढ़ाया, फिर रोशनी को समायोजित किया ताकि उसके चेहरे पर सीधी रोशनी न पड़े। वह कंबल गिरा बैठा और उसे ठीक किया और उसे सोते हुए देखते हुए चित्र बनाता रहा। सुबह डुओ उठी और चैंग को अपने पास सोने का नाटक करते देखा। तभी जेनिटर की आवाज सुनकर वह तुरंत उठी, नमस्ते कहा और मेज साफ की। नतीजा यह हुआ कि डुओ और चैंग दोनों को डॉर्म से गैर हाजिरी के लिए शासन की चेतावनी मिली। जब चैंग डुओ को घर छोड़ने लगा, उसने कहा कि वह स्कूल के लिए तैयार हो जाए ताकि वह टीचर को सब समझा सके। दूर से दो लड़कियों ने फोटो खींच ली जिसमें चैंग सुबह सुबह डुओ को छोड़ रहा था। ऑनलाइन लोगों को फिर चर्चा का मौका मिल गया। वे व्यंग्य करते हुए बोले कि डुओ तो डेटिंग एक्सपर्ट निकली जो एक ही समय दो लड़कों से डेट कर सकती है। फिर कहा कि चैंग डुओ के साथ सो चुका है इसलिए वह आगे है। इन तानों को सुनकर डुओ को तुरंत उलटी जैसा महसूस हुआ। यहाँ तक कि जब वह बाथरूम गई तब भी लोग उसे नहीं छोड़े। वे कह रहे थे कि उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके स्कूल के सबसे अच्छे लड़कों को फुसलाया है। डुओ एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गई जैसे पहले थी। तभी हेरुई अंदर आई। उसने कहा कि स्कूल कैमरे ने साफ रिकॉर्ड किया है कि वे लोग चोरी छिपे डुओ की तस्वीरें ले रहे थे, फिर भी वे खुद को अच्छे लोग समझते हैं। उन्होंने डुओ का सच्चा चेहरा उजागर किया था। याओ ने कहा कि एक तस्वीर सच नहीं बता सकती। बाथरूम में डुओ को चैन के शब्द याद आए कि उसे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वह पहले वाली कमजोर डुओ नहीं थी और उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगी और उन लोगों का सामना करेगी जो उसे आलोचना कर रहे थे। डुओ ने शांति से उनकी घटिया फोटोग्राफी स्किल्स पर टिप्पणी की। उसने घोषणा की कि वह स्कूल को सब कुछ बताएगी ताकि शिक्षक उन लोगों को सजा दें जो उसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि कभी कभी जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। जब डुओ स्कूल के मैदान में पहुंची तो उसे सौभाग्य महसूस हुआ कि उसकी दो अच्छी मित्र वहाँ थी। हेरुई ने बताया कि चैंग ने स्कूल में शिकायत दर्ज की थी और उसने सुरक्षा कैमरे जांचने की भी मांग की थी जिसकी वजह से रूमर फैलाने वाले को पकड़ा गया। डुओ क्लब की ओर दौड़ी और उसने चैंग को वहाँ सोते पाया। वह तुरंत खड़ी होकर उसे सूरज की रोशनी से बचाने लगी और उसने चैंग को उसे पुकारते सुना। उसने उसे अफवाह फैलाने वाले को ढूंढने के लिए धन्यवाद कहा। उसने कॉमिक क्लब की उपाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चैंग ने तुरंत डुओ से आने वाली प्रदर्शनी के लिए नए विचार देने को कहा। डुओ ने घर जाकर सोचने की अनुमति मांगी और जाते जाते उसे याद दिलाया कि वह सोफे पर सोए ताकि आराम मिले। क्लब मीटिंग में चैंग का मानना था कि डुओ के कॉमिक्स के प्रति प्यार ने सबको एक साथ लाया है, इसलिए वह उसे क्लब का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। डुओ ने सदस्यों के जोशीले समर्थन के साथ अपना पद संभाला। चैंग ने जोड़ा कि इस वर्ष जजों के अलावा दर्शक भी वोट कर सकेंगे। सदस्य बात करने लगे। कुछ फ्लायर्स बांटना चाहते थे, कुछ पारंपरिक परिधान पहनकर प्रचार करना चाहते थे। डुओ को एक दिलचस्प विचार आया, ब्लैक की पेंटिंग की फोटो लेकर उसे एक कॉलेज पजल बनाना। जो भी कॉलेज को सफलतापूर्वक जोड़ लेगा उसे ब्लैक की असली मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी। चैलेंज में भाग लेने की शर्त यह थी कि प्रतिभागी को कॉमिक क्लब को वोट करना होगा। डुओ ने खुशी से चैंग के साथ हाई फाइव किया और उनके सफल सहयोग की कामना की। प्रदर्शनी सफल रही। प्रदर्शनी का विस्तार भी हुआ क्योंकि कई कॉमिक क्लब्स शामिल हुए थे। डुओ ने
चंग को उसकी ड्रेस की तारीफ करने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी खुशी अचानक खत्म हो गई जब वह गुंडा दिखाई दिया जिसने पहले उसे परेशान किया था। वह चुअन था। जब उसने देखा कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं तो वह तुरंत वहाँ से भाग गई। चंग ने उसके कांपते हुए हाथ देखे, उसने बहाना बनाया और छात्रों को दूसरे बूथ पर ले गया। दुआ ने राहत की सांस ली और शांति पाने के लिए वहाँ से चली गई। उसे याद आया कि उन्होंने न केवल उसे पीटा था और उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि उसके बाल भी काट दिए थे। दो की अचानक चुअन से भिड़ंत हो गई। वह तुरंत डर गई। सौभाग्य से वो समय पर आया और उसे क्लब वापस ले गया। यहाँ बियो ने ब्लैक की ड्राइंग देखी और वह समझ गया कि वह ड्यू को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दे सकता। उसने दुखी होकर मैन्युस्क्रिप्ट को प्रदर्शनी बूथ के कूड़ेदान में फेंक दिया। चंग ने देखा कि डुओ बार बार ध्यान खो रही है। जब उसने कहा कि उसे भूख लगी है, हेरुई उसे खाने ले गई, पर वहाँ भी वे चुआन से टकरा गए। चुआन जितना डुओ को देख रहा था उतना ही उसे लगता था कि वह उसकी पुरानी पहचान जैसी लगती है। हेरुई ने सोचा कि चुआन ने व्यक्ति को गलत समझ लिया और तुरंत वहाँ से निकल गई। डुओ ने हेरुई को कहा कि वह पहले घर जाए, उसे कुछ अकेलापन चाहिए। जब हेरुई अकेली वापस पहुंची, चेंग डुओ को ढूंढने गया। वह डुओ को उस तस्वीर को देखते हुए मिला जिसमें आउल स्क्विरल को गले लगा रहा था।